फैज़ अहमद और मेरे साथी ज़बीउल्लाह। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन ख़ास खबरों में कई एक खबरें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ न सिर्फ मुकामी सतह से होता है या इलाक़ाई सतह से होता है, बल्कि कौमी सतह के साथ साथ हम बैनुल-अक़वामी खबरें भी आपके सामने पेश करते हैं। जहाँ तक आलमी सतह का सवाल है या फिर अगर कौमी सतह का सवाल है, तो आप देखेंगे कि एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और अब जो खबरें आ रही है ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, सिडनी के बोंडाई साहिल पर यानी बोंडाई बीच पर जिस तरह का वाक़या पेश आया, हनुक्का जो होता है ये यहूदी त्यौहार होता है, उसके पहले दिन जो फायरिंग का वाक़या यानी मास शूटिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें बताया जाता है कि अब तक 16 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं यानी हलाक हो गए हैं, जबकि 40 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। लेकिन इस तमाम मामले में अगर देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर आलमी सतह के जो कायदीन हैं, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल या फिर आप ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की बात करते हैं या फिर दूसरे लीडरों की बात करते हैं, तो उनके का ये एक ही यानी मुश्तरक जो बात उनकी है वो ये है कि अहमद अल अहमद 43 साल उम्र है और ये वहाँ पर सिडनी में आप बता दूं कि वो फल की बेचने का काम करते हैं और इनके 2 बच्चे हैं। इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर, अपनी जान ख़तरे में डालकर कई यहूदियों की जान बचाई और उसकी बहुत ज़्यादा सताइश की जा रही है और उसे सिडनी का हीरो कहा जा रहा है। हम भी सलाम करते हैं अहमद अल अहमद को। एक कातिल है या 2 कातिल है कि वो लोगों की जान लेते हैं, लेकिन अहमद अल अहमद ने अपनी जान ख़तरे में डालकर ये बता दिया कि मुसलमान जो होता है वो दूसरों को बचाने वाला होता है, दूसरों के लिए सलामती का बायस बनता है। तो बहरहाल ये खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह पहले बताया गया कि 9 अफराद हलाक हुए हैं, फिर उसके बाद ये बताया गया कि 11 अफराद अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए, फिर एक खबर आई है रात देर गए कि 15 अफराद, लेकिन अब जो खबर आई है उसमें ये कहा गया है कि 16 यहूदी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए और 40 ज़ख्मी हैं, जिसमें कई की हालत तशवीशनाक है। लेकिन 16 अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए हैं, उनमें 2 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि अहमद अल अहमद ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया, ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये शख्स बहुत बहादुर और काबिल एहतराम है और यकीन मानिए कि अब उसे अवार्ड भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने ज़िंदगियों को बचाया है। हर कोई अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर दूसरों की ज़िंदगी नहीं बचा सकते और भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं और अपने महफूज पनाहगाह की तलाश में होते हैं। लेकिन अहमद अल अहमद को उसके मज़हब ने यह सिखाया है कि अगर तुम किसी की जान जा रही हो तो उसे बचाओ, क्योंकि दीन इस्लाम में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो बहरहाल अनूखा ये एक त्यौहार होता है यहूदियों का, उसके पहले दिन ये वाक़यात पेश आए हैं और आपको ये बता दें कि वहाँ के आज जो ताज़ा खबर हम आपको सुनाने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बानीज़, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो इनके असलहा से मुतालिक जो क़वानीन हैं, लाइसेंस से मुतालिक जो क़वानीन हैं, यानी गन कल्चर को ख़त्म करने के लिए वो उसमें तब्दीली लाएंगे और सख्त कर दिए जाएंगे ये क़वानीन। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस बाप और बेटे ने ये कार्रवाई की, बाप तो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया, जबकि बेटा के बारे में कहा जा रहा है कि वो शदीद ज़ख्मी है, उसकी हालत तशवीशनाक है और वो भी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो सकता है। तो बहरहाल उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो शख्स जिसकी उम्र 50 साल बताई जाती है, बेटे की उम्र 24 साल बताई जाती है और जो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया, उसे दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। तो बहरहाल उस शख्स के बारे में कहा जाता है कि 10 साल पुराना यानी 10 साल कदीम उसके पास गन लाइसेंस था, एक नहीं कई लाइसेंस थे और एक गन क्लब का वो मेंबर भी था। अब बहरहाल अब देखना यह है कि उसका किस तरह मीडिया ट्रायल किया जाता है। वैसे हिंदुस्तान में मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया का मामला है, लेकिन हिंदुस्तान में जो गोदी मीडिया है वो कुछ नामों को देखकर भी इस तरह की हरकतें करता है। तो बहरहाल हम आपको बताते हैं कि नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया, उस पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि वहाँ पर यहूदियों के ख़िलाफ़ जो जज्बात थे वो पुरजोश थे, ऐसे में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अगर वो करती तो ये वाक़या पेश नहीं आता। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे मेहमान इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ और पूछते हैं कि अब आपके पास क्या खबरें हैं। देखिए रियाज साहब, जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का जो मामला आपने
जिससे शुरुआत की है। सिडनी के न्यू साउथ वेल्स स्टेट में ये वाक़या, उसका बोंडी बीच पर ये वाक़या पेश आया है। यकीनन किसी भी दुनिया के किसी भी मज़हब में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह, कोई मुकाम नहीं है, और कोई भी मज़हब जो है वो दहशतगर्दी को फ़रोग़ नहीं देता। जी जी। आप देखिए, ये अगर नफ़रत की बुनियाद पर अगर इसको अगर पेश गोदी मीडिया कर रहा है, मैं भी देख रहा था सुबह से जितने भी हमारे हिंदुस्तानी न्यूज़ अखबारों के जो पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल है, उस पर बाज़ाब्ता नाम पेश किए जा रहे थे हमलावरों के, तो ये इशारा देने की कोशिश की जा रही थी। मगर इसके ऐन बरक्स अगर आप देखें तो आपने बहुत अच्छी बात कही, अहमद अल अहमद का जो जिक्र आपने किया, वो एक मेवा फरोश है, वहां पर रहते हैं, 43 साल की उम्र का जो शख्स है, उसने अपनी जान पर खेलकर जो है ये उसको रोका। और ये अथॉरिटीज़ जो है सिडनी के, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि अगर अहमद अल अहमद कोशिश नहीं करते, अपनी जान पर नहीं खेलते, तो वहां पे अमवात की तादाद, जैसा कि आपने 16 बताई है, वो 16 से कहीं ज्यादा बढ़ 40 हो जाती, 16 से कहीं ज्यादा बढ़, 40 से भी ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि जो बोंडी बीच के ऊपर जो तकरीब का आपने हवाला दिया है, वो तकरीब में सैकड़ों की तादाद में जो है वो यहूदी वहां पर जमा होते हैं। तो ये अफसोस की बात है। और अहम बात यह कि नेतन्याहू इस बात पर आप वो कर रहे हैं कि रद्द-ए-अमल पेश कर रहे हैं। नेतन्याहू के हाथों पर जो है फलस्तीनियों के खून से उनके हाथ रंगे हुए, गाजा के लोगों से उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, और वो इस मामले की मजम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो जिन लोगों ने सड़कों पर उतरकर फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज किया था, अगर आप बर्बरियत नहीं करते, गाजा में जुल्म शितम नहीं करते, तो फिर अवाम सड़कों पर ऑस्ट्रेलिया की उतरती नहीं और ये तमाम चीजें होती नहीं। तो बहरकैफ जो काम अहमद ऑस्ट्रेलिया का हीरो जो है, ऑस्ट्रेलियन हीरो के लक़ब से उन्हें पुकारा जा रहा है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की यकीनन सताइश करनी चाहिए। देखिए, जहां पर मीडिया शफाफ होती है, वहां पर इस तरीके से कोई दहशतगर्दाना नाखुशगवार वाकया पेश भी आता है, तो वहां पे अमन फौरी बहाल हो जाता है। और उसमें अहम रोल जो होता है तो मीडिया का होता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस मामले को बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल किया। उसकी खबरों की इशात जो है वो बेहतर अंदाज में उसने की, इसी वजह से जो है वहां पर फसाद नहीं भड़का। इसके बरक्स हम हिंदुस्तान में देख ले, ऑस्ट्रेलिया को लेकर, ऑस्ट्रेलिया में पेश आने वाले वाकये को लेकर हिंदुस्तान में माहौल गर्म करने की गोदी मीडिया कोशिश कर रहा है। बहरहाल आपको बता दूं कि जहां तक ऑस्ट्रेलिया के वाक़े का सवाल है, यानी पुरतशद्दुद वाक़े का सवाल है, उसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया जा रहा है। और शर्म की बात यह है कि हमारा जो गोदी मीडिया है ऑस्ट्रेलिया के वाक़े को लेकर अजीब व गरीब बातें कर रहा है और नाम बार बार पेश कर रहा है। अरे मेरे भाई, नाम पेश करने से कुछ नहीं होता, बल्कि काम पेश कीजिए। और ख़ासतौर पर अहमद अल अहमद को गोदी मीडिया ने फरामोश कर दिया है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अहमद अल अहमद की सताइश व तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि नेतन्याहू, जो जैसे कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने भी कहा है कि उसके हाथ जो हैं वो फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, मासूम फ़लस्तीनी बच्चों के खून से रंगे हुए हैं, ख़वातीन के खून से रंगे हुए हैं, नौजवानों के और बूढ़ों के खून से रंगे हैं। और उसके बावजूद भी वो मैं चैलेंज देकर कह सकता हूं कि वो अहमद अल अहमद की तारीफ नहीं करेगा। हालांकि अहमद अल अहमद ने बेशुमार यहूदियों की जान बचाई है और उसका बायस भी बना है। सारी दुनिया अहमद अल अहमद को सलाम कर रही है, लेकिन नेतन्याहू और गोदी मीडिया जो है वो उनकी जो खिदमात है, उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो शुजाअत है, उनकी जो यानी आप देखेंगे हिम्मत है, वो जुर्रत है, और उसको सलाम करने की बजाय उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करती है। यकीन मानिए, अगर कातिल किसी को कत्ल करता है तो वो कातिल वो अजीम शख्स वो होता है जो लोगों की जिंदगियों को बचाता है। कातिल तो काबिल मलामत होता है, लेकिन जो लोगों की जिंदगियां बचाता है अपनी जान खतरे में डालकर। और आप अंदाजा कीजिए, 43 ईयर्स है, वो कुछ भी यानी अपनी जिंदगी ऐश से गुजार सकते थे। 2 बेटे हैं उनके, बीवी है, माँ बाप है, और लेकिन उन्होंने उनके बारे में नहीं सोचा, बल्कि यहूदियों के बारे में सोचा जिन्हें कत्ल किया जा रहा था, और उन्हें कत्ल करने से बचाया भी। और उन्हें 3 गोली लगे, बास में यह बताया गया है कि उन्हें 2 गोलियां लगी हैं। तो बहरहाल अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। और मैं समझता हूं कि ट्रंप जिस तरह कहते हैं कि अमन का नोबेल इनाम मुझे देना चाहिए, अमन के नोबेल इनाम जैसे इनामात के लिए जो मुस्तहिक होते हैं वो अहमद अल अहमद की तरह के लोग होते हैं, उन्हें इनामात से नवाजा जाना चाहिए। तो बहरहाल अहमद अल अहमद को गोदी मीडिया ने फरामोश कर दिया है। गोदी मीडिया सिर्फ 2 नाम लेकर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, लेकिन हकीकत यह है सहाफत जो होती है वो सहाफत गैर जानिबदाराना होती है और बेबाक होती है।
होती है, किसी के दबाव में काम नहीं करती। ऑस्ट्रेलियन सहाफत को देखिए कि किस तरह से उन लोगों ने खबरें पेश की है, और सबसे ज्यादा अहमद अल अहमद को बहुत ज्यादा उन लोगों ने अहमियत दी, हीरो बनाकर, बिल्कुल हीरो बना दिया भाई, हीरो है आज अहमद अल अहमद। तो बहरहाल नाम देखिए अहमद अल अहमद। तो बहरहाल आपको ये भी बता दें कि अगर नाम की बात करते हैं तो गोदी मीडिया को ये वाकया पेश करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज ऑस्ट्रेलिया में यूं में सोग मनाया जा रहा है, गम का दिन मनाया जा रहा है, और मनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं देखना चाहिए कि मरने वाला कौन है, यहूदी है या फिर ईसाई है या मुसलमान है, बल्कि आप देखिए कि एक इंसान मर रहा है। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि जो इंसानियत होती है उसका एहतराम करना बहुत जरूरी होता है। यकीनन देखिए, वजीर आजम ने कल ही इस बात का ऐलान किया था कि निस्फ सतह पर जो परचम है, कौमी परचम ऑस्ट्रेलिया का जो है वो लहराया जाएगा और शोक मनाया जाएगा। यकीनन आपने जैसा कहा, ये देखिए मजम्मत है मुकम्मिल तौर पर। हम हमारे सियासत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से हम जो वाकया ऑस्ट्रेलिया में पेश आया उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं, और हम ये बात का बाबांगे दहल ऐलान करते हैं कि दुनिया के किसी भी मजहब में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है और दहशतगर्दी को कोई फरोग नहीं देता। दुनिया का कोई भी मजहब हो, इस्लाम तो अमन का मजहब है, इस्लाम को लेकर प्रोपोगंडा करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अगर तारीख उठाकर देखें तो यकीनन जो है इस्लाम जो है उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर ही दुनिया में फैला है। और जहां तक ये वाकये की बात है उसको जैसा कि पेश किया जा रहा है, और हमारा ज़राए अबलाग जो है, देखिए ये यकीनन अफसोस की बात होती है। एक मुमताज टेलीविजन न्यूज़ एंकर है सुधीर चौधरी ने, अब ये इस कदर गिर चुके हैं ये उनका एक 2 दिन से एक रील चल रही है सोशल मीडिया पर, बहुत ही ट्रेंडिंग है। उसमें पाकिस्तान का जो धुरंधर पिक्चर है, धुरंधर फिल्म के हवाले से कुछ नौजवान लड़के बैठकर बात कर रहे हैं, तो सुधीर चौधरी उनके वो वीडियो को देखकर ये कहते हैं कि कम से कम पाकिस्तान में ये फिल्म देखी तो जा रही है। हालांकि वो जो नौजवान लड़के हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, वो खुद हिंदुस्तान के हैं, उन्होंने आके एतराफ किया, उसके बावजूद भी सुधीर चौधरी ने उसको पाकिस्तानी नौजवान के तौर पर पेश कर दिया। और आप अंदाजा कीजिए धुरंधर की जो बात कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ये फिल्म बनाई गई है, और लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज सारा हिंदुस्तान उस नगमे पर डांस कर रहा है। कितनी शर्म की बात है, पाकिस्तान का नगमा है और हमारा डांस है, तो ये किस तरह की सियासत हुई है समझ नहीं आता। आप अंदाजा कीजिए, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी हमें इशारों पर नचा रहे हैं, अपने नगमों पर नचा रहे हैं, अपने म्यूजिक पर नचा रहे हैं, ये कितनी शर्मनाक बात है। तो बहरहाल हम इस खबर पर बाद में आएंगे, लेकिन हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जिस अंदाज में ये वाकया पेश आया है, सारी दुनिया में उसकी मजम्मत की जा रही है, और हम भी मजम्मत करते हैं। साथ ही गोदी मीडिया को चाहिए कि हकायक पेश करे। अहमद अल अहमद को तुम फरामोश करते हो, लेकिन कातिलों का नाम लेकर बार बार याद दिलाते हो कि कातिल कौन है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि कनाडा में कई सिखों को मारा गया, तो कातिल कौन था जब गोदी मीडिया ने कुछ नहीं कहा। अमेरिका में मारने की कोशिश की गई या साजिश रची गई, और गोदी मीडिया ने उस बारे में किसी चीज को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि सहाफत जो है वो बिल्कुल आज़ादाना, गैर जानिबदाराना होना, किसी के यानी किसी दलाल के हाथों में खिलौना बनकर नहीं रहना चाहिए। तो बहरहाल ये रही बात है, लेकिन जहां तक गन कल्चर का सवाल है, अमेरिका भी बहुत ही बारूद के ढेर पर ठहरा हुआ है, और वहां पर भी आप देखेंगे कि हर आए दिन कोई ना कोई फायरिंग का वाकया पेश आता है। $1 के लिए भी कत्ल कर दिया जाता है। यहां तक कि स्कूल्स में जो मास शूटिंग के वाकयात पेश आते हैं, उसमें बेशुमार छोटे बड़े सब के सब शामिल होते हैं, जो अपनी जिंदगियों से महरूम हो जाते हैं। हम लिए चलते हैं अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी, और अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए और 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड में ये यूनिवर्सिटी वाक़ है, जहां पर 7300 जो अंडर ग्रेजुएट तलबा हैं तालीम हासिल कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि अमेरिका गन कल्चर के मामले में बदनाम हो चुका है, और आपको ये भी बताना जरूरी है कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, वो कार्रवाई मैं समझता हूं कि अगर इस तरह गन कल्चर को खत्म करने के लिए की जाती है तो बेहतर होता। लेकिन अमेरिका की जो गन कल्चर की तबाहियां हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकते हैं कि जारिया साल इस तरह के 70 वाकयात पेश आए हैं, और हर वाकये में 1 से लेकर 3 अफराद अपनी जिंदगियों से महरूम हुए हैं, और जख्मियों की तादाद तो बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये अमेरिका है, और अमेरिका जैसा ये कहा जाता था कि ये मुंबई शहर हादिसों का शहर है, यहाँ जिंदगी हादिसों का सफर है, तो अमेरिका में भी $1 के लिए जान ले ली जाती है। जी
यकीनन आपने अमेरिका का गन कल्चर की बात कही। मगरिबी ममालिक में अमेरिका, कनाडा और बरतानिया, यहाँ पर जो है गन कल्चर का जो यहाँ पे आर्म्स के जो कवानीन है, हथियारों के मुताबिक जो कवानीन है, वहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, थोड़ी सा तो मतलब, लेकिन उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया में जो कवानीन है बड़े सख्त है रियाज साहब। ये उस जो कवानीन, सख्त कवानीन होने के बावजूद भी ये इस तरीके का वाक़या ऑस्ट्रेलिया में पेश आया, वो काबिल मजम्मत है। क्योंकि बात आपने ब्राउन यूनिवर्सिटी की है और अमेरिका के कल्चर, गन कल्चर की बात की है, तो आए दिन अगर आप अब ये दिसंबर के आखिर में वाशिंगटन पोस्ट पे एक पूरी सालाना पूरी एक रिपोर्ट आती है, अमेरिका का एक वो बड़ा जरीदा है, ऑनलाइन भी वो अखबार आता है, रोजनामा भी है वो, तो उसमें जो है वो पूरी एक तफसीलात आती है आखिरी हफ्ते में दिसंबर के, साल भर में किस किस किस्म के वाकयात पेश आए। अगर हम उसका हर साल का जायजा लें तो सबसे ज्यादा वाकयात जो है वो अमेरिका में गन कल्चर के पेश आते हैं। जैसा कि आपने हवाला दिया, स्कूलों का हवाला दिया, चर्च का हवाला दिया, मसाजिद पर हमलों का हवाला दिया, और ये मुसलसिल है। हालांकि पिछली हुकूमत जो थी जो बाइडन की, उसने ये रिफॉर्म्स लाने की बहुत कोशिश की, मगर जो माफिया है, मैं ये बवांगे दहल ये बात कहूंगा कि अमेरिकन माफिया जो है वो खवानीन में तरमीम लाने की कोशिश से जो बाइडन इंतजामिया को रोकने में वो कामयाब हुआ। जो बाइडन की हुकूमत जो थी वो दरमियान में 2-3 वाकयात इसी तरीके के पेश आए जैसा ऑस्ट्रेलिया में पेश आया है। तो उसके बाद एक बड़े पैमाने पे उस वक्त की नायब सदर जो थी कमला हैरिस और जो बाइडन दोनों ने मिलकर एक तजवीज पेश की थी कांग्रेस को, लेकिन उन्होंने माना नहीं, उसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद ही फिर दोबारा जो है वो हथियारों की जो खानगी फरोख्त है उसमें इजाफा हो गया। और एक बात है, जैसे कि अमेरिकी जो पॉलिटिक्स है, अमेरिकी पॉलिटिक्स में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो होते हैं वो एक गन कल्चर के तायद में है और तो दूसरा गन कल्चर के खिलाफ है, वो बहुत अहमियत रखता है। लेकिन यकीन मानिए कि जो चीज़ें इंसानियत को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाती हैं उन पर पाबंदी आयद करना ज़रूरी होता है। और अमेरिका में एक और बात है कि अगर आप किसी के घर की तरफ जाते हैं तो उस मकीन को यानी घर वाले को पूरा हक हासिल है कि वो आपको गोली मार सकता है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मुसलमान के घर पर एक गेरवा ये झंडा लहरा दिया जाता है, सब झंडा निकाला जाता है और वहीं कहीं गोली चलती है और फिर एक नौजवान जिसकी उम्र 22 साल है वो हलाक हो जाता है, ढेर हो जाता है। और उसकी पादाश में उस घर के एक नौजवान है फराज, यानी 24 साल फराज, उसे सजाए मौत सुनाई जाती है मुकामी अदालत की जानिब से और उसके 9 अरकान खानदान को सजाए उम्र कैद सुनाई जाती है। तो अब अंदाजा कीजिए कि अदालतें क्या कर रही हैं और किस बुनियाद पर फैसले दे रही हैं। और हद तो ये है कि जज ने, जो मुकामी अदालत का जज है या तहत की अदालत का जज है, उसने मनुस्मृति का भी हवाला दिया है। तो अब मनुस्मृति के हवाले से वो फैसले आएंगे, अकीदे के हवाले से फैसले आएंगे और किसको निशाना बनाया जाएगा आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूं कि जब इंसाफ का कत्ल होता है या अदालतें अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही करती है, कानून अपने आंखों पर पर्दा डाल लेता है, तो समझिए कि नाइंसाफी का एक नया दौरा शुरू हो जाता है। यकीनन उत्तर प्रदेश तो अब फिलहाल जो है मनुस्मृति की बुनियाद पर ही चल रही है। आइन और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ना के बराबर है। आपने जिस वाक़े का जिक्र किया, अब आप देखिए ये अफसोस की बात है कि एक घर से एक शख्स नौजवान मतलब जाँ बहक हो जाता है गोली में और उसकी बुनियाद जो है भगवा झंडा लगाना है और उसके बाद जो है उसी घर के लोगों को, पूरे मतलब उसके भाइयों को और दीगर अफराद खानदान को, एक को सजाए मौत हो दी जाती है और बाकी के लोगों को जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। यानी पूरे का पूरा घर, जान भी गई, बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो जेल की सजा काटेंगे। जिंदगी तबाह करने की कोशिश, जिंदगी तबाह करने की ये कोशिश है। मुसलसिल ये काम किया जा रहा है। बाज़ाब्ता योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा डिटेंशन सेंटर जो है उत्तर प्रदेश में कायम करने की बात ऐवान असेंबली में की है उन्होंने। और जब ये बात उन्होंने कही है तो फिर उनकी जो जहनियत है वो जहनियत का आप अच्छी तरीके से अंदाजा कर सकते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ से आप आइन के मुताबिक काम करने की कोई तवक्कुल नहीं कर सकते। और तहत की अदालतों का जहां तक बात है, तहत की अदालतों के अब तक के जितने फैसले आए हैं वो फैसले पूरे मुखालिफ माइनॉरिटीज, मुखालिफ मुसलमान फैसले हैं। हम अगर संभल की मस्जिद का मामला अगर आप देख लें, संभल की मस्जिद का अगर माहौल, क्योंकि ये चर्चा में है, ये तबसरे पे लोगों की जबान पे संभल की मस्जिद भी है, तो उसका भी अगर हम देख लें तो एक फव्वारे को अगर आप ज्ञानवापी मस्जिद में आप शिवलिंग कहते हैं तो फिर आप अदालत उसको कबूल करती है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात यह है। तो तहत की अदालतों से तवक्कुआत जो है
वो बिल्कुल नहीं किए जा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सियासी दबाव में तहत की अदालतें उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। आपको क्या सारे दुनिया को लग रहा है, अब ये जो माहिरीन कानून है वो भी ये कहते हैं, हालांकि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन इस तरह के अगर फैसले आएंगे तो फिर एहतराम अदालतों का कहाँ रहेगा, ये सोचने वाली बात है। और लम्हे फिक्रिया है अदालतों के लिए, माहिरीन कानून के लिए, और ख़ास तौर पर जो माहिरीन कानून होते हैं उन्हें ये कानून की हिफाजत करनी चाहिए। वैसे भी बहुत कम ऐसे जजेस हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि गैर मामूली दयानतदारी के साथ उन्होंने माफ करना, एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, रंजन गोगोई ने इसकी शुरुआत की सुप्रीम कोर्ट से। अदालत बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था की बुनियाद पर देकर उन्होंने शुरुआत की और वो सिलसिला जारी और सारी। यकीन मानो रंजन गोगोई ने अदालत को दागदार बना दिया, कानून को दागदार बना दिया है, उसका क्रेडिट उस शख्स के सर जाएगा। और रंजन गोगोई का जहां तक ताल्लुक है, आप देखेंगे कि उसके खिलाफ एक औरत ने शिकायत की, एक सेक्स स्कैंडल में उसे फंसाया गया था, लेकिन फिर बाद में वो बासानी निकल गया। उसके बाद बाबरी मस्जिद का फैसला आता है और किसके हक में फैसला जाता है, आस्था की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, फेथ की बुनियाद पर फैसला दिया जाता है। अब वो राज्यसभा में बैठा हुआ है। अब अंदाजा कीजिए कि किस तरह के इनामात बीजेपी हुकूमत दे रही है जो उनके इशारों पर काम करने वालों को। ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि सारा हिंदुस्तान कर रहा है, ये सारे सियासी कायदीन कर रहे हैं, मुमताज जो माहिरीन कानून है वो कह रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि हिंदुस्तान में दलितों की क्या हालत है। ये कहा जाता है कि हर रोज 5 दलित खवातीन की इस्मतें लूटी जाती हैं और 12 से ज्यादा दलितों को कत्ल किया जाता है, यानी उनका इस्तेसाल किया जाता है, जिनसी इस्तेसाल, उनका माशी इस्तेसाल, हर किस्म का इस्तेसाल दलितों के साथ किया जाता है। लेकिन मोदी हुकूमत कहती है कि हम दलितों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि आरएसएस सरबराह से लेकर आरएसएस कायदीन, संघ के कायदीन पर बार बार ये इल्जाम आयद किया जाता रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को जो रिजर्वेशन दिए हैं वो रिजर्वेशन ये खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, बदनामी की डर से वो खामोश हैं। तो बहरहाल आपको बता दें कि हरियाणा में एक कत्ल हुआ था, कत्ल तो नहीं कह सकते, खुदकुशी हुई थी। एक तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एक आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने, जिनकी उम्र 52 साल थी, उन्होंने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से मार लिया था, यानी खुदकुशी कर ली थी। और आपको ये बता दूं कि उनकी जो अहलिया है, उनकी अहलिया अमनीत पी कुमार, ये आईएएस ऑफिसर थी और उन्होंने वादे तौर पर कहा कि मैं उस वक्त तक अपने शौहर की आखिरी रसूमात अंजाम नहीं दूंगी जब तक कि डीजीपी को, रियासती डीजीपी यानी जो वहाँ जो थे शत्रुजीत कपूर, उन्हें मुअत्तल नहीं किया जाता, उन्हें बरतरफ नहीं किया जाता तब तक वो अपने शौहर की आखिरी रसूमात अंजाम नहीं देंगी। तो बहरहाल एक हफ्ते बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया और फिर आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। अब जो खबर आई है नाजरीन, ये है कि हुकूमत हरियाणा ने उस डीजीपी को रिलीफ दे दिया है और एक दूसरे ओपी सिंह जो हैं उन्हें डीजीपी यानी की जिम्मेदारी दी गई है और वो बेचारे भी 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले हैं। जी रियाज साहब, देखिए हरियाणा का जो मामला है ये काफ़ी सुर्खियों में रहा, काफ़ी दिन इस पर बहस रही। डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो है, डीजीपी जो साबिका डीजीपी अब जो हटा दिए गए हैं, उन पर इस बात का भी इल्ज़ाम लगा के ये जो आईपीएस है वाई पूरन कुमार 52 साल, उनसे घरेलू काम कराने का डीजीपी पर ये भी इल्ज़ाम लगा। अरे आईपीएस ऑफिसर है, दलित हुआ तो क्या हुआ? उससे घरेलू काम कराने का, मतलब जो मुतवफ़ी आईपीएस है उनसे घरेलू काम कराने का, घर का तरकारी वगैरह मंगाने का काम ये भी कराने का डीजीपी पर इल्जाम लगा था। बाज़ाब्ता एक कमेटी कायम की गई थी हरियाणा गवर्नमेंट की जानिब से। ये कमेटी, खास ख्याल ये बात पे रखिए, तवज्जो दीजिए रियाज साहब के, वो कमेटी उस वक्त कायम की गई जब हिंदुस्तान भर में जो है इसके खिलाफ, हरियाणा हुकूमत के खिलाफ में इस मामले पर दलित बरादरी की जानिब से आवाज उठाई गई। जहां तक दलितों के साथ इंसाफ की बात है, एक तवील दास्तान 2014 के बाद से जो शुरू हुई है, तो वो डीजीपी ये आईपीएस वाई पूरन कुमार के जो मुबैना खुदकशी, मैं उसको खुदकशी नहीं कहूंगा, मुबैना खुदकशी कहूंगा उसको मैं। मुबैना खुदकशी इस वास्ते कहूंगा कि वो मशकूक हालत में उनकी मौत हुई है। अगर उन्होंने खुदकशी की भी है तो उन्हें मजबूर किया गया कि खुदकशी वो करे, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर था, वो तेलंगाना का एक सपूत था, हरियाणा में मुतय्यन था, और वो उसने अपने आप को गोली अगर मारी भी है तो उसको मजबूर किया गया। जिन लोगों ने मजबूर किया गया उन पर यह कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
रियाज जी 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 देखिए, आपको बताता हूँ कि जहाँ तक तेलंगाना हुकूमत का सवाल है, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हरियाणा गए थे। वहाँ पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और कहा कि इस वाक़े की आज़ादाना और मुनसिफाना तहक़ीक़ात की जाए। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि आज़ादाना और मुनसिफाना तहक़ीक़ात होगी, क्योंकि यहाँ ज़ात पात का जो निज़ाम है या दर्जाबंदी है या ज़ुमराबंदी है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन याद रखिए कि क्या दलित की ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होती, दलित की जान जान नहीं होती, और उसका जिस्म जिस्म नहीं होता, उसके ख्वाहिशात उसके अरमान अरमान नहीं होते। ये आला ज़ात वालों को सोचना चाहिए। और आला ज़ात या निचली ज़ात का सवाल नहीं है, यहाँ पर निचली ज़ात तो बोलना भी नहीं चाहिए, जबकि आला ज़ात की जो बात है, कोई आला ज़ात का नहीं होता। अगर आला ज़ात का वो होता है जिसके अखलाक अच्छे होते हैं, किरदार अच्छे होते हैं, उसके कैरेक्टर अच्छे होते हैं, लोगों से वो मोहब्बत से करता है, अमन की बात करता है, वो आला ज़ात का होता है और वो आला मजहब का होता है। वरना अगर आला ज़ात का खुद को कहता है और खुद दूसरों को खुदकुशी के लिए मजबूर करता है, दूसरों के जिनसी इस्तेसाल करता है, दलित खवातीन की इज्जत लूटता है, तो मैं समझता हूँ कि वो आला ज़ात का नहीं है, बल्कि बहुत ही हैवान और दरिंदा है। वो यकीनन हैवान और दरिंदा है, जिसके पास अगर ज़ात पात की कोई तफरीक है। हमने देखा है भोपाल का एक वाक़या हमारे मंजर आम पे मध्य प्रदेश इंतखाबात के दौरान आया था। वो जो वाक़या एक दलित भाई पर एक एमएलए के बेटे और एक एमएलए ने पेशाब किया था। जी हाँ, अफसोस की बात। देखिए क्या अफसोस की बात है, गिर गए आप इस कदर गिरे हुए हैं। ये भाजपा के जितने भी लोग हैं, उनका जहनी तवाजुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है। एक अगर आप सिंगर से अगर शुरू करते हैं आप, तो अब अगर यहाँ तक आएंगे आप शत्रुजीत कपूर तक, क्योंकि हरियाणा में जो है बीजेपी की हुकूमत। अजी राजस्थान में 11 साल लड़के को, दलित लड़के को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? पानी पीने की वजह से। शर्म आनी चाहिए। एक तवील दास्तान है, अगर इसको बयान करेंगे तो 1 घंटे का जो हमारा टाइम है। लेकिन दलितों को यकीन मानिए कि सोचना चाहिए दलितों को। आप अंदाजा कीजिए कि जो बहराइच में वाकया पेश आया, एक दलित मारा गया था और दलितों को इस्तेमाल कर रही है ये जो फिरका परस्त तंजीमें हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमानों के खिलाफ दलितों को इस्तेमाल कर रही है। जबकि दलितों का हर वक्त किसी ने साथ दिया है तो मुसलमानों ने दिया है। हद तो यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये जो आला ज़ात के जो थे अरकान पार्लियामेंट हुआ करते थे, वो उनके साथ मुंह नहीं लगाते थे, यहां तक कि उनके साथ खाना नहीं खाते थे। जबकि आप देखेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले जो हमारे मुजाहिद आज़ादी थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को मदऊ किया, उनके साथ एक प्लेट में खाना खाया। सिर्फ एक प्लेट में खाना खाया, बल्कि एक दास्तान भी है कि अपना जो हल्का था वहां से बाबा साहब अम्बेडकर को मुंतखब करवा के पार्लियामेंट भेजा। उसके बाद फिर आइन की तरतीब हुई। एक बड़ी मतलब अगर ये बहस पर अगर हम बात करना अगर शुरू करें तो घंटों निकल जाएंगे। एक दिन करेंगे हम ये बात इस मौजू पर खास तौर पर, दलितों को समझ आना चाहिए, दलितों को सोचना चाहिए कि उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। यकीनन देखिए, आप जब इस्तेमाल हुए पहली सफ में जो है वो हमारे दलित भाई इस्तेमाल के खिलाफ में, जो जब जहां पर भी फसादात हुए हैं, फिरके वाराना फसादात जहां पर भी हुए, पहली सफ में जो है वो दलित भाइयों को मुसलमानों के मुकाबले में खड़ा करके तो यह कि उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह कि बाबू जगजीवन राम अगर किसी मंदिर का दौरा करते तो वहां उसे दूध से धोया जाता। दलितों को यह पता नहीं है। आज भी मैं ये चैलेंज कहता हूं कि अगर दलित किसी मंदिर में दाखिल हो जाएगा तो फिर वो दूध से धोया जाएगा। रियाज साहब मुझे माफ करें, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है, वजीर सदर जमहूरिया है, राम मंदिर के इफ्तिताह में वो मधु नहीं, उनके हाथ से कराना चाहिए था, वो मधु नहीं थी। अब आप इससे बड़ी मिसाल आपके लिए क्या हो सकती है? दलितों को सोचना चाहिए ना। जी 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 बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें हम आपके सामने पेश करते रहेंगे, लेकिन हमारी जो आवाज़ होगी वो हक की आवाज़ होगी, सच्चाई की आवाज़ होगी, बेबाकी की आवाज़ होगी, बेखौफी की आवाज़ होगी। क्योंकि हम किसी के बारे में बात करते हैं तो पूरे दलाइल के साथ बात करते हैं, और हमने आपको बताया क्या ये वाक़यात का तज़किरा भी किया है कि किस तरह दलितों को सताया जा रहा है। तो बहरहाल तेलुगु बिड्डा जो कि बिट्टा कहते हैं, तेलुगु जो सपूत कहते हैं, वो IPS ऑफिसर यानी वाई पूरन कुमार, जिनकी उम्र सिर्फ 52 साल थी। आपने देखा कि 2001 के IPS बैच से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्हें जिस तरह कत्ल यानी अपने आप को कत्ल करने पर मजबूर किया गया, और किसने किया ये इसका भी पता चल गया है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि दलितों के खिलाफ जो मजालिम होते हैं, देखने के लिए तो कुछ कार्रवाई की जाती है नुमाइशी तौर पर, उसके बाद खामोशी अख्तियार की जाती है। लेकिन इस वाक़े को कभी मरने नहीं देना चाहिए, बल्कि इस वाक़े को ताज़ा करते हुए जो खाती है उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक खबर रही है, लेकिन चलते हैं हैदराबाद की तरफ। और हैदराबाद में आपने देखा कि हाल क्या हो रहा है। हर कहीं ऐसा लगता है कि कत्ल हो रहा है, आए दिन कत्ल के वाक़यात
वाकयात पेश आ रहे हैं। अब एक ताज़ा वाकया पेश आया है, एक अच्छे इलाके में, टोली चौकी में पेश आया है। पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर 3 के पास एक इरफान नामी नौजवान को कत्ल कर दिया गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि दिन दहाड़े और रातों के औकात में ये कत्ल के वाकयात पेश आ रहे हैं, और जो पुलिस है क्या वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रही है, या फिर माशरे में इस कदर बेचैनी फैल गई है, या माँ बाप की तरबियत में कमी रह गई है, या फिर जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे मजहबी कायदीन है, उलमा व मशाइखीन है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी बेहतर तौर पर अदा नहीं कर रहे हैं, नौजवानों को नहीं समझा रहे हैं कि हालात क्या होते हैं। क्योंकि इस्लाम में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल होता है। आप अंदाजा कीजिए कि पुराने शहर में कत्ल के वारदात पेश आती हैं और नए शहर में भी कत्ल के वारदातें पेश आ रही है, कोई यहाँ तक कि गोलियां चलने लगी हैं साहब। जी यकीनन देखिए, हालिया दिनों में हमने कत्ल के वाकयात में अचानक से इजाफा देखा है। गन कल्चर जो है हैदराबाद में आहिस्ता आहिस्ता फ़रोग पा रहा है। मज़ाफ़ाती इलाक़ों में ख़ास तौर पर जो है ये जो कत्ते हैं, गन है, ये आम तौर पर लहराने के जो वाक़यात हैं वो वाक़यात भी हो रहे हैं। टोली चौकी का जो वाक़या आप हो रहे हैं, मामूली पार्किंग पर ये मसला खड़ा हुआ था, पार्किंग के हवाले से बहस तकरार हुई, बीच बचाव के लिए आने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया गया। देखिए अब ये ताज्जुब की बात है, तालिब इल्म नौजवान बच्चा अगर जाता है तो आपने जैसा कहा कि एक जान जाना इंसानियत के लिए शर्मसार करने के मुतरादिफ है। तो आप ये यहाँ पर देखिए रियाज साहब, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है यहाँ पर। एक तो तालीम की कमी है, एक तो जो तरबियत का जो मामला हो रहा है, वो जो वालिदैन की और इस्लाह माशरे की जो कमेटियों की जो जानिब से जो तहरीकें चलानी चाहिए, जो शऊर बेदारी मुहिम चलाई जानी चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। सियासी कायदीन की जो जिम्मेदारी है, सियासी और मजहबी दोनों कायदीन की जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारियाँ निभाते ये कायदीन नज़र नहीं आ रहे। और सबसे अहम बात जो है, शहर में मंशियात का फ़रोग़ रियाज साहब, बड़ी तेज़ी के साथ ये मंशियात जो है आम शहरियों तक पहुंच रहे हैं। पुलिस ये मंशियात की बीमारी की लत को फैलने में रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहरी इंतजाम है, रियासती इंतजाम है, अथॉरिटीज़ जो है वो अथॉरिटीज़ मुकम्मल तौर पर नाकाम है। लेकिन जहाँ तक पुराने शहर का सवाल है, या फिर आप देखेंगे कि मुस्लिम नौजवानों का सवाल है, इनको दीन से जोड़ना बहुत अहम काम है। यकीन मानिए अगर ये दीन से जुड़ जाएंगे हकीकी तौर पर, तो फिर ना वो किसी बुराई का इर्तिकाब करेंगे, ना किसी जुर्म का इर्तिकाब करेंगे। मुल्क और मिल्लत की तामीर में इनका अहम रोल हो जाएगा, अहम रोल हो जाएगा। यकीनन देखिए ये नौजवान जो है हमारा मुस्तकबिल है, मुल्क और मिल्लत की तामीर में जो है ये बुनियाद के पत्थर साबित होंगे। क्योंकि देखिए हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, सूलियों पर लटके अंग्रेजों के खिलाफ में जो जिद्दोजहद है उसको जहाद का फतवा देकर जो है सबको घरों से निकाला। वो जो कुर्बानियों का सिला हम आज तक ले रहे हैं, हालांकि बीच में बहुत सारे नशेब फराज भी आए हमारे साथ, मुसलसिल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से नाइंसाफियों का भी सिलसिला जारी रहा, मगर हम अपना हक लड़कर लेने के आज भी अहल हैं। अरे बेशरम, देखो गोदी मीडिया की बात करता हूँ मैं, या बेशरम गोदी मीडिया ये नहीं कहता कभी कि मुसलमान जो उलमा थे अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा उन्होंने दिया था तो कि कोई मामूली बात नहीं थी। और अब तक यह हद ये है कि रेशमी रुमाल की जो तहरीक चलाई गई थी उलमा ने चलाई थी, किस तरह चलाई थी, और जो खार यानी जिला वतन जो हुकूमत तश्कील दी गई थी वो उसमें उलमा का क्या किरदार था ये बेवकूफ़ों को अंदाज़ा नहीं है, फ़िरका परस्तों को अंदाज़ा नहीं है, इस गोदी मीडिया को अंदाज़ा नहीं है। अगर अंदाज़ा भी है तो मैं समझता हूँ कि जानबूझकर वो इस हकीकत को नजरअंदाज करता है, इन हकायक पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। अगर ये हकायक को सामने लाकर पेश करेंगे तो फिर उनकी जो दुकान है वो दुकान तो बंद हो जाएगी। नफरत की बुनियाद पर उनकी दुकान चल रही है। ऑस्ट्रेलिया का मामला है, हिंदुस्तान में किस तरीके से किस अंदाज में वो पेश कर रहे हैं, इससे ये जाहिर है कि वो क्या हिंदुस्तानी उलमाओं की कुर्बानियों को मंजर आम पर लाएंगे। रियाज साहब, माशरे का ये जो हमारे नौजवान है, पुराने शहर के जो नौजवान है, बड़े काबिल और बासलाहियत नौजवान है, उनके सलाहियतों को, उनकी काबिलियतों को उजागर करना, उनके अंदर शऊर बेदार करने की जरूरत है। वो एक कहते हैं, देखिए आप, शोले के लिए घास में दबी हुई चिंगारी है, अगर उसको जरा सी हवा मिल जाए तो वो शोले में तब्दील हो सकता है। उसके लिए सियासी कायदीन को और मजहबी कायदीन को सड़कों पर उतरकर इन नौजवानों में शऊर बेदारी करने की जरूरत है। नौजवान जो हर जो कौम का असासा होते हैं, और ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि ये नौजवान जो है मिल्लत का असासा है। इनकी सलाहियतों को अगर आप बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें दीन से जोड़ते हैं, मैं तो समझता हूँ कि हर महल्ले में एक इनकलाब बर्पा किया जाना चाहिए कि लोगों को मसाजिद की तरफ बुलाना चाहिए। क्योंकि इसलिए बुलाना चाहिए कि आप अगर अपने रब से दूर रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी आपसे नाराज़ रहेगा, राज़ी नहीं होगा। तो अपने रब को राज़ी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी
कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी और हमारी मंजिल जो मिलना है वो मिलकर रहेगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक NIA का सवाल है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत बड़ी एजेंसी है और इसने UPA के दौरे हुकूमत में बहुत अच्छा काम भी किया, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जैसे ही बीजेपी हुकूमत आती है 2014 के बाद, तो ऐसा लगता है कि जो अहम जो मुतासरीन है वो कहते हैं कि बीजेपी के हाथों में खिलौना बन रही है NIA। और आप अंदाजा कीजिए कि इसने पिछले साल दावा किया था कि जो सजाएं उसने दिलाई है उसका जो परसेंटेज है या शरह है वो 100% है। लेकिन आपको ये बताएं कि दी वायर ने जो तहकीकात की है, वायर के हवाले से हम आपसे बात कर रहे हैं, तो वायर ने जो तहकीकात की है उससे पता चला है कि जो मुज़मिन हैं उन्हें बहुत तवील हिरासत में रखा गया, उन्हें टार्चर किया गया, यहाँ तक कि ज़मानत देने से इनकार किया गया और फिर तफ्तीशकार जो तहकीकाती ओहदेदार होते हैं उनके दबाव के नतीजे में उन्होंने मुकदमा शुरू होने से पहले ही अपने आप को मुजरिम करार दिया। तो अंदाज़ा कीजिए ये इंसाफ का कत्ल है, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत का कत्ल है, दस्तूर का कत्ल है और जो कानून है उसका कत्ल है। इस तरह की एजेंसियां अगर ऐसे काम करती हैं, मजबूर करती है लोगों को कि जबरदस्त दबाव डालती है कि अपना ना करदा गुनाह का जुर्म कबूल कर लें, तो आप कोई बड़ी बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप वही काम कर रहे हैं जो एक बुज़दिल करता है, जो एक नाकाम इंसान करता है, एक नाकाम एजेंसी करती है। अगर NIA की जो तहकीकात के बारे में तहकीकात की गई है दी वायर, अगर वह हकीकत पर मबनी है तो समझिए कि NIA के लिए शर्म का मुकाम है। रियाज साहब, अरे कब तक नाइंसाफी करेंगे साहब? रियाज साहब, जितने भी तहकीकाती इदारे हैं, मरकजी इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, वो हुकूमत के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। ये बारहा अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है। ऐसा CBI के मुतालिक भी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुतालिक भी है और NIA के मुतालिक भी ये बात कही जा रही है। जैसा कि आपने कहा, UPA के दौरे हुकूमत में NIA ने बहुत सारे मामलात में फर्जी मामलात भी बहुत पेश आए, लोगों को जेलों में बंद किया, मतलब उसको अदालत से फौरी तौर पर राहत भी मिल गई। अगर जहाँ पे अगर बेकसूर है, बेकसूर लोगों को UPA की मियाद में इंसाफ भी मिला, उन्हें जमानतें भी मिल गई। फिर NIA के जो के मुकदमात है वो ज़ेरे इल्तिवार है, उस पर बहस भी, बाद में बाइज्जत भी बरी हुए। जैसा कि मुंबई बम ब्लास्ट का वाक़या, बस धमाके का वाक़या है, तो उसमें बहुत सारे जो मफौत होने के बाद भी जो है उन्हें रिहाई। अरे नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि 15-15 साल 20-20 साल अगर जेलों में गुजारेंगे नौजवान, तो वो बूढ़े होकर निकलेंगे। अब आप देखिए कितनी शर्म की बात है। CA NRC के मामले में जो काबिल बच्चे हैं, खा वो उमर खालिद हो या फिर शर्जिल इमाम हो, गुलफिशा फातिमा हो, मीरा हैदर हो, ये नौजवानों को 5-5 साल से, अब तो फिलहाल उमर खालिद को 14 दिन की पेरोल मिली है वहाँ बहन की शादी के लिए, मगर मजबूरी तौर पर अगर देखें आप 5 साल से ज़ायद अरसे से ये जेल में। लेकिन याद रखिए, ये पुलिस वाले जो चार्जशीट दाखिल करते हैं या इल्ज़ामात वज़ा करते हैं, तो पहले अगर ये बच्चे बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो 5 साल के जो मुआवजा है वो उन पुलिस वालों की तनख्वाहों से काट कर देना चाहिए, या जो बेनिफिट्स मिलते हैं उन्हें उनको मिनहा करके या हासिल करते हुए उनको दे देना चाहिए। ये जब यही जाकर ये सीखेंगे। एक दो वाक़यात ऐसे आए कांग्रेस के UPA के दौरे हुकूमत में, एक दो वाक़यात आए, शायद उसी का खामियाजा इख्तिदार से महरूमी होना पड़ा UPA को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि UPA की भी कई गलतियां हैं। अगर वो क़वानीन बता दे कि अगर कोई पुलिसदार इस तरह की हरकत करता है, अगर कोई तहकीकात ओहदेदार अगर जानिबदाराना कार्रवाई करता है, बेखुसूर लोगों को फंसाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इन ओहदेदारों को अपने औलाद की फिक्र नहीं होती। क्या इनकी औलाद नहीं होती? अगर ये इन बच्चों के बजाय बेखुसूर जो फंसाए गए हैं उनकी औलाद होती तो उनका क्या हाल होता? ये सोचने वाली बात है। ये कम से कम सोचें, खाली बैठें तो आज़ादा बैठें, या अपने फुर्सत के औकात में कम से कम ये सोचें, कोई आला ओहदेदारों को सोचना चाहिए, निफाज कानून के ओहदेदारों को, कि हमसे कहाँ नाइंसाफी हो रही। अगर फलां शख्स के बदले हमारा बेटा होता या बेटी होती और हमसे और कोई उसे तंग करता तो इनकी क्या हालत होती, वो सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दें, लेकिन उस खबर से पहले आप इसी खबर से रिलेटेड एक खबर है। अमित शाह वज़ीर दाखिला हमारे जो हैं, और इनको अक्सर जो मुखालिफिन है तड़ीपार कहते हैं, और तड़ीपार किया भी गया था इनको। और आपको ये भी बता दूं कि अमित शाह ने तकरीबन 2 घंटों तक राज्यसभा में तकरीर करते हुए NIA की सताइश की थी और तारीफ की थी कि NIA वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दे रही है। क्या बेखुसरों को फंसाना ज़बरदस्त कार्रवाई है? क्या कारनामा हो सकता है? ये एक सवाल है। दूसरा, क्या आप देखेंगे कि किसी की ज़िंदगी तबाह करना बेखुसर लोगों की, क्या यही कारनामा होता है? अगर ये कारनामा होता है तो मैं समझता हूं कि ये कानून और इंसाफ का कत्ल है और ये कातिल है। यकीनन देखिए, NIA पर हमेशा जो है
ये जो नाइंसाफी और फर्जी मुकदमात की तलवार जो है एनआईए की गर्दन पर हमेशा लटकती रही है। कहीं कहीं पर शफाफियत का ये नहीं पहले क्या जाता था, कोई शफाफियत नहीं है कहीं पर हुई है। और मगर मजमूई तौर पर अगर देखें तो एनआई का जो रोल रहा है वो सियासी जमातों के हाथों की कठपुतली के तौर पर रहा है। एनआईए की तारीफ अगर किसी एजेंसी की तारीफ अगर अमित शाह खुद कर रहे हैं तो समझ जाइए, तो फिर आप इस बात के आप इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दूसरा थॉट आपके दिमाग में नहीं आ सकता, कोई दूसरी फिक्र दूसरी सोच आपके दिमाग में नहीं आ सकती, क्योंकि अमित शाह खुद उसके सरबराह है और वो खुद तारीफ कर रहे हैं। तो फिर यानी उनके इशारों पर बेहतर अंदाज में काम किया जा रहा है और फिर वो बेहतर अंदाज इस तरीके से उनकी तौसीफ और तारीफ करते हुए ऐवान में और उसको वो पजीराई दे रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमित शाह हो या मोदी जी हो, उन्हें भी इस्लाम से वाकिफ़ करवाना ज़रूरी है। उन्हें ये बताना चाहिए कि मोदी जी अब देखेंगे कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पहले तो बयानात नहीं देते थे या पैगाम जारी नहीं करते थे, अब वो जारी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज दुनिया को पैगम्बर इस्लाम की तालीमात की ज़रूरत है। तो बहरहाल चलिए, बेचारे दिल से ना कहें, वैसे भी मन की बात उनकी कहाँ होती है, मन की बात जो रेडियो प्रोग्राम है वो भी उनके मन की बात नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं तो अपने मन की बात खुद रेडियो से करते हैं। जी जी जी, मैं नहीं समझता वो मन की बात नहीं है, कोई कहता है तो मन की बात कर देते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो बहरहाल मन की बात, दिमाग की बात, हाथ की बात, पैर की बात, ये अजीबोगरीब लगता है मुझे। मैं इसलिए बोला कि देखिए मन की बात है, अगर मैं मेरे दिल दिमाग में कुछ है तो मैं अपनी अहलिया से जाके बात करूंगा उसके ताल्लुक से, समझ रहे हैं आप, मेरी बहन से बात करूंगा, मेरी बेटी से बात करूंगा, आप मेरे अजीज है मैं आपसे बात करूंगा। तो हम मन की बात जो है अपने अजीजों से, अजीजों अकारिब से हम बात करते हैं। वजीर आजम जो मन की बात है वो रेडियो से करते हैं। जी, बहुत आपने भी गैर मामूली बात की है और मन की बात में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम अपने मन से नहीं करेंगे बल्कि अपने दिमाग से बात करेंगे, अपनी ज़बान से बात करेंगे। और मन में जो होता है वो तो यकीन मानिए कि मन जब सच्चा होता है जब आप किसी के साथ इंसाफ करते हैं, मन जब सच्चा होता है जब आप मजहबी बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, ज़ात पात की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं बरतते, बल्कि सबके साथ यकसां सलूक करते हैं, तमाम इंसानों से प्यार करते हैं। वो भी उस वक्त जब आइन पे हलफ लेकर आप कुर्सी सदारत पर फायज है। और अंदाजा कीजिए कि मन की बात तो वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। और आपको यही बता दूं कि उनकी मिसाल आप देखेंगे, डॉक्टर हनीफ ऑस्ट्रेलिया में एक दहशतगर्दाना वाक़े में उन्हें फंसाया गया था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बात की आज भी तारीख में सुनहरी अल्फाज में दर्ज है। उन्होंने कहा था कि मैंने डॉक्टर हनीफ की वालदा को, उनकी माँ को रोते हुए देखा और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि मेरा बेटा बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। उसी माँ के आंखों से रवा होने वाले आंसू पर उन्होंने भरोसा किया और फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से नुमाइंदगी की और डॉक्टर हनीफ को बाइज्जत बरी किया गया। ना सिर्फ बाइज्जत बरी किया गया बल्कि उन्हें अच्छा खासा मुआवजा भी दिया गया। तो ये होते हैं वज़ीर आज़म। वजीर आजम होते हैं मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात आप करें ही ना, क्योंकि एक ऐसे माहिर माशियात और ऐसे दूरंदेश सियासतदान थे डॉक्टर मनमोहन, अनजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने उस दौर में हिंदुस्तान की मईशत को मुतजलजल होने से बचाया जब सारी दुनिया जो है माशी बहरान का शिकार थी। और बारहा वो उनके इक़दाम, मनरेगा जो है वो मनरेगा उसी वक्त की देन है। देखिए तो आप डॉक्टर आज बारक ओबामा जैसा एक दानिश्वर वजीर आजम जो है, सदर अमेरिका जो बहुत काबिल लीडर है, इंटरनेशनल लीडर है बारक ओबामा, तो वो मैं उनकी मुझे बहुत पसंद भी है उनका। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त जब सारी दुनिया जब माशी बहरान का शिकार थी, फाइनेंशियल क्राइसिस का, इकोनॉमिकल क्राइसिस का जब शिकार थी, उस वक्त ऐसे इस्लाहात, रिफॉर्म्स लाने का हिंदुस्तान में उन्होंने काम किया है कि हिंदुस्तान की मईशत को धक्का नहीं लगा। बनी बनाई हुई मईशत को तबाह करने का काम ये लोग कर रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। जीएसटी और नई नोटबंदी वगैरह अजीब व गरीब फैसलों की वजह से। लेकिन जब सारी दुनिया माशी बहरान का शिकार थी उस वक्त हिंदुस्तान की मईशत मुस्तहकम थी। बिल्कुल आपने सही कहा। नाज़रीन, आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक गैर मामूली नाम है, एक दानिश्वर का नाम है, एक खामोशी में सब कुछ कह जाने वाले का नाम है। और जैसा कि इस्माइल तबीउल्लाह ने भी कहा है कि जो हिंदुस्तान की मईशत को उन्होंने इस्तेकाम बख्शा और सबसे अहम
बात यह है कि सारी दुनिया जब रिसेशन या माशी इन्हितात का शिकार थी उस वक्त हिंदुस्तान पर कोई असर नहीं हुआ। आज आप अंदाजा की उस वक्त जबकि आप अंदाजा कर सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा था, उसके बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह पेट्रोल और डीजल की जो कीमत थी उनके दौरे हुकूमत में वो थी 60 रुपए के अंदर या 60 रुपए के थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन आज 115 रुपए में पेट्रोल और डीजल की कीमत बराबर हो गई है। ये किसका कारनामा है? हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कारनामा है, उनकी टीम का कारनामा है। तो बहरहाल इस तरह के लोगों को प्यार से समझाना चाहिए, इस तरह के लोगों को मोहब्बत से बताना चाहिए कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, और ये वो ही समझा सकते हैं जो आलिम होते हैं और आलिम बाअमल होते हैं। उनके चेहरों पर नूर होता है, मुस्कुराहट होती है, लहजे में मिठास होती है। मैं बात कर रहा हूँ पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की। आप अंदाज़ा कीजिए कि कल हज़रत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी का विसाल हुआ और आज उनकी नमाज जनाजा और तदफीन भी अमल में लाई जा रही है पाकिस्तान में। लेकिन याद रखिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए भी उनके जो खुलफा है हिंदुस्तान में कसीर तादाद में पाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर इन जो खुलफा नुमायाँ खुलफा है उसमें सैयद मोहम्मद हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तला कासमी, मोहम्मद सलमान बिजनौरी, मौलाना महमूद मदनी और मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी भी शामिल हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जब इंसान दीन से जुड़ जाता है तो यकीन मानिए कि दुनिया उसके कदमों में आ जाती है। अब हर कोई, मैं समझता हूं कि ऐसे जो उलमा है, मौलाना तारिक जमील हो या फिर मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी हो, उन लोगों ने असली तालीम हासिल की लेकिन दरमियान में वो दीन के करीब आ गए और फिर तबलीग करनी शुरू कर दी। और उनका जो लहजा होता था हज़रत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी का वो गैर मामूली हुआ करता था। इंसानियत का, सलामती का, मोहब्बत का, मुरव्वत का और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का और नेकी का वो पैगाम दिया करते थे। दीन इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाया करते थे। और सबसे अहम बात यह है, मैं उनको सलाम करूँगा कि उन्होंने जिस अंदाज में ख़त्म नबूवत की तायीद व हिमायत की थी और कादियानियों के खिलाफ उन्होंने एक महाज खोल दिया था, वो एक अहम बात थी। तो बहरहाल नाज़रीन, इन्होंने बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उस डिग्री के बाद चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी और उसी दौरान उन्होंने हिफ्ज़ भी किया। आप अंदाज़ा कीजिए, जब मोहब्बत हो जाती है तो हर चीज़ जज्ब होने लगती है, जहन अज़हान क़ुलूब में जज्ब होने लगती है। और हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी का भी यही हाल था। 50 से ज़ायद मुल्कों का उन्होंने दौरा किया और बंदगान खुदा तक यानी दावत दीन पहुंचाई। और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में ये मशहूर था कि वो अफ्रीकी मुल्क ज़ाम्बिया में क़याम किया करते थे, और जब हज के अयाम होते तो मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उनकी मजलिसें सजा करती थी। तो ये जो उलमा होते हैं यकीन मानिए कि अंबिया के वारिस होते हैं जी। और हैदराबाद भी आ चुके थे वो। यकीनन उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं, और जैसा कि सरकार की हदीस है, एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है। बिल्कुल। तो देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है। तो मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी का साने इर्तिहाल जो है एक आलम की मौत तस्वुर किया जाएगा। हम तो इस प्लेटफॉर्म से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह गरीक़ रहमत करे और उनके अल्लाह मग़फ़िरत फरमाया, और उनके मुहिब्बान आशिकान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, उनका नेमुल बदल जो है नसीब फरमाए तमाम मुहिब्बान और आशिकान को। बिल्कुल। और एक उनके बारे में एक अहम बात बताता हूँ कि जब दौरान तालीमी जब दौर था, जिमनास्टिक के कैप्टन थे वो, इसके साथ फुटबॉल स्विमिंग के कैप्टन थे। तो ये लोग सारे दुनिया को छोड़कर सिर्फ दीन के लिए जब निकल पड़े तो अल्लाह ने उन्हें इतनी इज़्ज़त दी है कि आज 50 से ज़ायद मुल्कों में उन्हें प्यार किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह का इनाम है। तो बहरहाल जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने भी दुआ की है, हम भी अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचाते हुए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो जुदाई से नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा करे। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़ास खबरों का इख्तिताम अमल में लाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।